सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी के सेकंड सेमेस्टर 2025 के एक नए सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के बारे में, और इसके हम वन शॉट वीडियो को कवर करने वाले हैं। यानी आप सभी के लिए एक मैराथन क्लास लाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मैराथन है। मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि वही क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं, वही टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो आपके इस बीटीयूपी एग्ज़ाम 2025 के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पहले ये सब्जेक्ट एफसीआईटी के नाम से चलता था, तो वहाँ पर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लगभग यहाँ पर भी वही रिपीट होंगे। तो उसके हिसाब से मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी ऑलरेडी बना रखी है उसको, और महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स और पीवाईक्यू वगैरह, मैकेनिक्स वगैरह के मतलब कंप्लीट नोट्स पीवाईक्यू वगैरह आप सभी कहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हमारे इस एप्लीकेशन पे प्राप्त कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि अगर आप एग्ज़ाम कूपन कोड अप्लाई करते हो, ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम कूपन कोड अप्लाई करते हो, ठीक है, कूपन कोड अप्लाई करते हो, तो आप लोगों को सिर्फ 49, ठीक है, ओनली 49 रुपीज़ में आल नोट्स, ठीक है, आल नोट्स मिल जाएंगे आप सभी को, आल नोट्स, ठीक है, और प्लस में आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंटल साइंस है, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम है, ठीक है, और आपके मैकेनिक्स जिसमें बहुत प्यार से नोट्स बनाया हूँ और बहुत चीज़ें आप सभी को उसमें अच्छी मिलेंगी, तो डेफिनेटली आप अपने 49 रुपीज़ को इन्वेस्ट कीजिए और जाइए अपने ज्ञान विद सचिन ऐप को डाउनलोड करके एग्ज़ाम कूपन कोड अप्लाई करके अपनी नोट्स को परचेज करिए और इन वीडियो को देख लीजिए। बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी आप सभी देख सकते हो या वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करेंगे आप लोगों के साथ। और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ कि हम उन्हीं टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप लोग नोट्स को ज़रूर परचेज कर लें और उसके माध्यम से पढ़ लें, क्योंकि पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा इसमें कुछ है नहीं, तो आपको हल्का हल्का सब कुछ समझना है और आपका काम हो जाएगा। तो कंप्यूटर क्या है हमारा? कंप्यूटर एक लैटिन शब्द है, कंप्यूटेयर, ठीक है, जिससे ये बना हुआ है, जिसका काम मतलब ये है कि कैलकुलेशन यानी गणना करना। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो यूजर को दिए गए डाटा को इनपुट के रूप में ले करके यूजर को दिए गए निर्देश के अनुसार काम करेगा और आउटपुट के रूप में क्या देगा? हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम कंप्यूटर के प्रोसेस स्टेप के बारे में बात करें तो इनपुट लेगा, ठीक है, जो आप भी दोगे, जो भी कार्य आपको कराना है, सीपीयू में ये प्रोसेस करेगा और आउटपुट के रूप में क्या आपको एक रिज़ल्ट देगा आपको, ठीक है, एक रिज़ल्ट आप लोगों को ये प्रोवाइड देगा। आउटपुट की जानकारी जो है आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। आइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैं बताऊं कि कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, इसके पहले एफसीआईटी सब्जेक्ट हुआ करता था, फंडामेंटल कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, ठीक है। तो इसके लिए मैं इम्पॉर्टेंट समझता हूँ। आइए कंप्यूटर के बारे में समझते हैं, जनरेशन के बारे में समझते हैं। यह टाइम पीरियड, समय अवधि जिसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, उसी टाइम पीरियड को हम कंप्यूटर का जनरेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, जिस समय जिस टेक्नोलॉजी, जिस कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, उस समय के हिसाब से हमने कंप्यूटर का नाम रख किया, जो हम की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर की टेक्निक को विकसित होने में लगभग 5 जनरेशन का वक्त लगा, 5 पीढ़ी का वक्त लगा। आइए, पहला पीढ़ी का कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसकी शुरुआत 1940 में हुई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में काफ़ी बड़े हुआ करते थे। इन पीढ़ी के कंप्यूटरों को कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इतनी गर्मी पैदा करते थे कि एसी को लगाना पड़ता था। इनमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, जिस कारण उपकरणों को जोड़ने, घटाने, ऑन ऑफ का काम यूजर को स्वयं करना पड़ता था, ठीक है। ये आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हो गया। इनके नाम हैं, आप इन्हें याद कर लें, इन्हें लिखने के काम आएंगे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत 1947 यानी अपने आज़ादी के समय में हुई, जिसे विलियम शॉकली के द्वारा विकसित किया गया। ये उसके अपेक्षा अधिक गति से कार्य करता था। इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगाया गया। ट्रांजिस्टर लगातार विद्युत प्रवाह से
कम गर्म होता था और विद्युत की खपत भी कम होती थी। नाम आप सभी की स्क्रीन पे हैं, IBM 1602, IBM 7094, इन्हें याद रखना, CDS 3600। आइए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को समझते हैं। थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत 1965 में हुई। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप का प्रयोग किया गया और एक चिप पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर को क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया। इनका आकार व वजन बहुत कम था। IBM 360, CDS 3000, CDC 3000। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों कि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट को और अधिक विकसित किया गया और लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में कन्वर्ट किया गया। यह लगभग 30,000, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी ये 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर कार्य करती थी। इसके माध्यम से पूरी CPU एक छोटी सी चिप में आ गई जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा और माइक्रो प्रोसेसर से युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, एप्पल सीरीज फर्स्ट एंड सेकंड। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की वर्तमान जनरेशन जिसे हम कहते हैं, इसे हम 5वीं पीढ़ी कह रहे हैं। इन पीढ़ी के कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSIC के अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर के रूप में किया गया। इस नई टेक्नोलॉजी से माइक्रो प्रोसेसर के आकार और कार्य करने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे इन कंप्यूटर का मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग और डिफेंस आदि क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, विंडोज़, विजुअल बार्क्स, ठीक है, जावा, कंप्यूटर नेम डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक। ठीक है, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन आप ज़रूर जान लें। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इसकी आवश्यकता के अनुसार पे हम 5 प्रकार से कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं। पहला, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के आधार पे यानी डिज़ाइन के आधार पे, हार्डवेयर की डिज़ाइन के आधार पे। एक है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, आयतन, वोल्टेज आदि को लगातार मापकर उसकी आउटपुट को भी लगातार दर्शाते हैं। दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर इनपुट के रूप में नंबर्स या आंकड़े लेते हैं और फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद आउटपुट संख्याओं या आंकड़ों के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर हो गए। फिर आता है ना हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के मिले जुले रूप हैं। इनपुट आंकड़ा जो है इनपुट आंकड़ा और आउटपुट के रूप में आंकड़े के रूप में डिजिटल तरीके से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये आपके जो भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिजिटल तरीके से रिजल्ट के रूप में देंगे। इसका उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में हम कर रहे हैं। आइए एप्लीकेशन के आधार पे देखते हैं। किसी भी कंप्यूटर को एप्लीकेशन के आधार पे हम 2 तरीके से बांट रहे हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है, ऐसे कंप्यूटर जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद सिंपल पर्पस कंप्यूटर, एक ऐसे कंप्यूटर जो सिर्फ किसी विशेष काम के लिए किए जाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से अधिक प्रोसेसर जोड़ दिए जाते हैं। इनका प्रयोग इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रगति क्षेत्र में होता है। तीसरा है आकार और क्षमता के आधार पर, ठीक है, जिसमें आता है माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉम टॉप, टैबलेट, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। फिर आता है चौथा माइक्रो प्रोसेसर के आधार पर, क्रमबद्ध होता है, एक समांतर। क्रमबद्ध कंप्यूटर में एक के बाद एक टास्क को पूरा किया जाता है, जबकि समांतर कंप्यूटर में एक साथ कई सारे टास्क को पूरा किया जाता है। यूजर की संख्या के आधार पर सिंगल यूजर, मल्टी यूजर और बहुत सारे लोग यानी नेटवर्क यूजर। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं आप सभी के कंप्यूटर्स के, इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। लड़ाकू विमान ट्रैक करना, ऑनलाइन क्लास, बैंकिंग कार्य और एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, शोध में, विज्ञान में, मौसम की जानकारी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट के बारे में। तो कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो इम्पोर्टेंट है वो है CPU। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये अलग से पूछा जाता है। इसका मुख्य कार्य आउटपुट और इनपुट कार्यों को नियंत्रण में रखना। यह ALU से डेटा का आदान प्रदान करता है और कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ही ये नियंत्रण में रहता है। ठीक है, आइए फंक्शंस ऑफ CPU।
सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है। निर्देश चाहे कितना भी जटिल हो सीपीयू से गुजरना पड़ता है और यह कंप्यूटर सिस्टम के अन्य सभी भागों को भी कंट्रोल करता है। सीपीयू जो है मुख्य रूप से एलयू यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट सीपीयू से जुड़ा रहता है। सीपीयू डेटा को डिकोड करने की प्रक्रिया में प्राप्त निर्देशों को संशोधित करता है। इस डेटा को संशोधित सीपीयू 4 चरणों में करता है। ठीक है, पहला फेच है। प्रत्येक निर्देश मेमोरी में पहले इकट्ठा होता है और फिर इसका एक एड्रेस नंबर होता है जो इसकी ट्रैकिंग के लिए जिम्मेदार होता है। फिर इसका दूसरा है डिकोड। इसमें सभी निर्देशों को अनुवाद किया जाता है और जिसे सीपीयू समझता है। फिर एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू निर्देशों को लेते समय सीपीयू एक समय में किसी एक काम को कर सकता है। फिर एलयू के साथ इसमें गणना होगी। डेटा को एक मेमोरी स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। फिर आता है अगला स्टोर। सीपीयू को एक निर्देश देते हैं कि आउटपुट डेटा मेमोरी में लिखा जाए। ये आपका सीपीयू है। ठीक है, मेमोरी वगैरह के बारे में आप पढ़ सकते हो। हम 2 तरीके की मेमोरी के बारे में बात करेंगे। पहला है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम अस्थिर मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ डाटा बंद या डिलीट होने के बाद क्या होता है, मिट जाता है कंप्यूटर के बनने के बाद, बंद होने के बाद। इसमें रैम है, रोम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो आइए रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन दोनों के बीच में अंतर बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अंतर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से मैं बात करूं, लैन, मैन, वैन, यानी आपका ये एरिया नेटवर्क है, इन तीनों के बीच में भी अंतर पढ़ लेना ज़रूर, बहुत बार पूछा गया है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। ये सीपीयू को कार्य करने के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखता है। सीपीयू को फास्ट करने के लिए रैम का प्रयोग किया जाता है। यानी आप 8 GB रैम, 6 GB रैम की मोबाइल देखते हो। अन्य मेमोरी की तुलना में रैम की स्पीड ज़्यादा होती है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तब वह सॉफ्टवेयर रैम में लोड रहता है। जैसे आप सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं वैसे रैम से सॉफ्टवेयर उसका डाटा नष्ट हो जाता है। ये भी 2 तरीके की है, आप इसको देख सकते हो। बाकी मैंने बताया है कि नोट्स को ज़रूर परचेज करके अपनी तैयारी को बूस्ट करें। रैंडम एक्सेस मेमोरी के बाद आता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक परमानेंट मेमोरी होती है। यह सिलिकॉन से बनी एक सेमीकंडक्टर चिप होती है जिसमें डेटा व प्रोग्राम अस्थायी तौर पर स्टोर होता है। इसमें इकट्ठा डेटा निर्देशों को केवल पढ़ा जा सकता है और इन्हें परिवर्तित या डिलीट नहीं किया जा सकता है। इसमें संग्रहित डेटा कंप्यूटर बंद होने पर भी नहीं मिटता। रोम विभिन्न प्रकार के हैं जो कि प्रोग्रामर रोल वगैरह रोल है। ठीक है, रोम ये सब आप देख सकते हो। प्रिंटर के बारे में मुझे नहीं लगता बताना है। ये आपको कुछ भी छापना है किसी कीमत पे और किसी भी साइज़ में तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, छप जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वगैरह है, स्कैनर वगैरह, इन सब के बारे में आप नोट्स के माध्यम से पढ़ लेना। बहुत बड़ा चीज़ नहीं, थ्योरी है पूरा एकदम। नॉर्मली आप कीबोर्ड के बारे में भी जान सकते हो, न्यूमेरिक की, अल्फ़ा की। ठीक है, सब बहुत ईजी सारे टॉपिक हैं। फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, मॉडेम जैसे कि है, आप सभी का क्या होता है मॉडेम, राउटर टाइप का मॉडेम होता है। ठीक है, साउंड कार्ड है आप सभी का, सिमेओस बैटरी है, इसे पढ़ लेना। हार्ड ड्राइव है, ठीक है, फ्लैश ड्राइव है, माउस है। इन सब के बारे में क्या थ्योरी है पूरी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, स्पीकर के बारे में बताना। डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को विजुअल फॉर्म में क्या करने के लिए होता है, प्रस्तुत करने के लिए होता है। अब ये आजकल 2-3 तरीके से चल रही हैं। पहला तो हमारा कैथोड रे ट्यूब है। ठीक है, बहुत पहले का ये है। कैथोड रे ट्यूब एक विशेष प्रकार की वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें इमेज या दिखाई तब देता है जब इलेक्ट्रॉन बीम फॉस्फोरेसेंट सरफेस पर, ठीक है, फॉस्फोरेसेंट सरफेस पर टकराती हैं। इसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं तथा फ्लोरोसेंट स्क्रीन का प्रयोग इमेज को दिखाने के लिए किया जाता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। फिर अपना जो सबसे ज़्यादा प्रचलित चल रहा है LCD LED। इस प्रकार LCD के नाम से जाना जाता है, जिसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। यह फ्लैट पैनल डिस्प्ले तकनीक पर काम करती है। LCD स्क्रीन्स जो है वो पिक्सल को ऑन या ऑफ करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग करती है। लिक्विड क्रिस्टल जो है वह लिक्विड तथा सॉलिड के बीच मिश्रण होता है। जब भी करंट इसमें बहता है तब अपनी स्टेट को बदल लेती है, इसमें स्पेसिफिक कलर बनता है। LCD जो LED की तुलना कम पावर कंज्यूम करती है। अब
यूएसबी वगैरह के बारे में है, शेयरिंग आप प्रिंटर वगैरह के बारे में, जो कि आप नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हो। तो चलते हैं हम दूसरे यूनिट की तरफ। तो चलिए हम अनदर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अनदर चैप्टर यानी हमारा सेकंड नंबर चैप्टर, बहुत आसान तरीके से बहुत कम समय में हम कंप्लीट करा रहे हैं आपके सारे चीज़ों को। अगर आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे सेकंड सेम के कंप्लीट नोट्स जो है, ठीक है, कंप्लीट नोट्स की बात कर रहे हैं, 49 रुपीज़ के अंदर आप सभी को अवेलेबल है। तो जा करके नोट्स को ज़रूर परचेज कर लीजिए। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा। कूपन कोड आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। ये आपको 50% ऑफ दे देगा कूपन कोड, ठीक है। तो आप अपने ज्ञानवी सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल हमारा आज का टॉपिक है ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, बाकी ज़्यादा इसके बारे में डिटेलिंग नहीं करेंगे। हार्डवेयर के बारे में बात करें तो सिस्टम के एक ऐसा भाग जिसे हम आसानी से छू सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। अर्थात कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एवं कंट्रोल डिवाइसेज हार्डवेयर कहलाती है। जैसे सीपीयू को आप छू सकते हैं, मॉनिटर आपका हार्डवेयर है, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, ये सब आपके हार्डवेयर पार्ट है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पार्ट के बारे में बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए यूजर द्वारा इंस्ट्रक्शन देने का कार्य सॉफ्टवेयर के रूप में किया जाता है। अर्थात दिए गए निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, और प्रोग्राम के समूह को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। क्या कहा हमने, फिर से सुनिएगा। हार्डवेयर को चलाने के लिए, ठीक है, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसकी मदद से, सॉफ्टवेयर के रूप में। मतलब किसी एक कार्य को संपन्न करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको हम कहते हैं प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के समूह को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारा पहला नंबर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझते हैं, ऐसे प्रोग्रामों का समूह, जैसा कि मैंने बताया कि जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्रामों का समूह है, ठीक है, जो कंप्यूटर को प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब कंप्यूटर का जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, किसकी मदद से, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से। अर्थात कंप्यूटर को चलाने, अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने, कंप्यूटर को चलाने और उसके साथ साथ जो और अदर सॉफ्टवेयर हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स का रख रखाव करने के लिए, ठीक है, और सभी क्षमताओं को अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब यही है कि ये अनदर सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करेंगे, कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स को भी अच्छी तरीके से यूज करेंगे। तो इसके लिए हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लॉन्च करते हैं और उसी के समूह को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य, सभी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर चलाना, यूजर एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य एक एक्चुअल संबंध स्थापित करना, कंप्यूटर सोर्स जैसे मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या करना है, कंट्रोल करना। अगला हमारा आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसे प्रोग्राम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, पहली बात, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनिवार्य भाग होते हैं। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनिवार्य भाग होने का मतलब है कि मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर जहाँ पे ये रन कराया जाता है, मतलब इनके बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता, और उसके साथ ही ये काम करते हैं। वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ रन करते हैं, उन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। ये समय समय पर चलकर कंप्यूटर की मेमोरी को क्या करते हैं, मोशन देते हैं, मतलब इन्हें अच्छी तरीके से यूज करने में मदद करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कार्य कौन कौन से होते हैं उसको समझ लीजिए, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क गतिशील बनाने के लिए हम डिस्क डीफ्रेगमेंट करते हैं, फाइल का बैकअप लेने के लिए और उसको वापस कंप्यूटर में रिस्टोर करने का काम होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर को वायरस को स्कैन करता है और एंटीवायरस की सहायता से हटाने का कार्य करता है। क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम का समूह होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य या विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जैसे हमारा ऐप है तो एक विशेष उद्देश्य के लिए, यानी आपके नोट्स को देने के लिए, पीवाई की वीडियो देखने के लिए। उसी तरीके से ऑफिस में आपके सैलरी के लिए, अटेंडेंस के लिए, ठीक है, छुट्टी आपकी कितनी हुई उसको कैलकुलेट करने के लिए।
बैंकिंग सॉफ्टवेयर है पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए, रिजल्ट के लिए कोई सॉफ्टवेयर, रिपोर्ट के लिए कोई सॉफ्टवेयर, इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, यूटिलिटीज़, लिंकर, लोडर, ये सब आप सभी यहाँ से ही पूरी तरीके से नोट्स से पढ़ सकते हो। अगला हमारा इसमें है वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। इन सब को जरूर नोट्स के माध्यम से आप पढ़ लीजिए, जैसा कि मैं वन शॉट वीडियो कवर करा रहा हूँ, तो उन सब के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे वर्चुअल सॉफ्टवेयर, वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपका वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है जो एक भौतिक कंप्यूटर यानी कंप्यूटर पर कई वर्चुअल कंप्यूटर या सर्वर बनाने और चलाने की सुविधा देता है। मतलब एक कोई कंप्यूटर है, ठीक है, उस पर कई सारे अंदर कंप्यूटर और कई सारे अंदर सर्वर बनाने के लिए यूज करना है हमारा वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। यानी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का मतलब एक टेम्परेरी हम अंदर एक कंप्यूटर लॉन्च कर दे रहे हैं। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो भौतिक संसाधनों जैसे सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क आदि का उपयोग करके वर्चुअल संसाधनों का निर्माण करती है। मतलब उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहा है जो आप सभी के लिए यूज हो। यह सॉफ्टवेयर भौतिक हार्डवेयर के कार्यों को क्या करता है, कॉपी करता है और एक ही भौतिक मशीन पर कई वर्चुअल मशीनों को चलाने की अनुमति देता है। ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, वीएमवेयर। ठीक है, इन सब के बारे में था। ठीक है, आप एंटीवायरस के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, एंटीवायरस बहुत आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर्स इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एमएस ऑफिस वगैरह इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ एमएस ऑफिस। ठीक है, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस है आप सभी का। शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में किसी फाइल के एड्रेस तक एक क्लिक में पहुंचने के लिए हम कंप्यूटर में शॉर्टकट की का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि Alt + F4, ये क्या है, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। किसके लिए है, शट डाउन करने के लिए जनरली यही यूज करते हैं, ये जो कि हम लोग को याद है, मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसी तरीके से हम शॉर्टकट की यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए, आपके कंप्यूटर में काम करने के लिए। तो कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप पर शॉर्टकट्स आइकन होते हैं वो मोस्टली सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट होते हैं, जिस पर एक क्लिक करने पर हम उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं और रन कर पाते हैं। अब जब आप कंप्यूटर देखे होंगे, ठीक है, तो आपको नीचे एक शॉर्टकट्स बने होते हैं, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में भी शॉर्टकट्स बने होते हैं। ठीक है, तो एक क्लिक करोगे और वो आपको रन करने के लिए यूज होते हैं। अगर हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे हम बना सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप बनाओगे कंप्यूटर पे तो बहुत आपको याद रहेगा, बाकी ऐसे तो समझना ज़रूरी है। पहले हम डेस्कटॉप पर किसी भी जगह पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर हम न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और न्यू पर आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको शॉर्टकट ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो दिखेगी जिस पर एम्प्टी इनपुट बॉक्स होगा और जिस पर एक ब्राउज बटन होगा। इनपुट बॉक्स में एड्रेस टाइप करें या पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद न्यू इनपुट बॉक्स होगा जिसमें आपको शॉर्टकट का नाम देना होगा और नीचे दिए गए फिनिश बटन पर क्लिक करते ही आपका क्या बन जाएगा, शॉर्टकट। तो इसे आप बनाओगे आप तो आप डेफिनेटली जान पाओगे। ठीक है, आइए इसमें हम डेस्कटॉप कंपोनेंट के बारे में समझते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को एक कार्यात्मक, ठीक है, कंप्यूटर विकसित करने के लिए एक आवश्यक निर्माण भाग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो हैं, ठीक है, कोई सा चीज़ हमें डेवलप करना है तो उसके लिए एक हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वह कंपोनेंट जो कंप्यूटर का निर्माण करते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट कहलाते हैं। कंप्यूटर के मुख्य घटक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर में माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, रैम है। ठीक है, और आपके सॉफ्टवेयर में क्या है, आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर हमारे सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें, ठीक है, तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। ये सब के बारे में डिस्कस करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़रूरी है। सीपीयू आपका कंप्यूटर का ब्रेन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। हाँ ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस,
तो उसमें आपका ग्राफिकल यूजर इंटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जीपीयू जिसे कहते हैं। स्टोरेज है, जैसे कि स्टोरेज में दो चीज़ होता है, एसएसडी और एचडीडी। हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। जो एचडीडी है आप सभी देखे होंगे, उसमें फ़ैन रहता है, आवाज़ भी करता है। एसएसडी बहुत ज़्यादा फास्ट है, एचडीडी से बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। फिर मदरबोर्ड है, ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर को सर्किट से जोड़ने वाला पूरा सर्किट बोर्ड है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके अंदर कई कई सारे हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है, जैसे कि विंडो, मैक ओएस, ठीक है, लिनक्स, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्ड है, पावर पॉइंट है, ब्राउजिंग है, ठीक है। तो ये सब हो गया आप सभी का। ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी से कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट और ऑपरेट के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या करता है, वो मजबूत बनाता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करेगा और फिर वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक टास्क के साथ साथ जटिल कार्यों को करने में सक्षम है, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में लिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर परफॉर्मेंस को क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है, यानी बढ़ाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, यह इनपुट और आउटपुट सभी कार्यों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंप्यूटर और यूजर के बीच में क्या करता है, संबंध बनाता है। जब कंप्यूटर को स्विच किया जाता है तो ऑटोमेटिकली मेमोरी में लोड हो जाता है और आवश्यक कार्यों को पूरा करता है। यह प्रोग्राम को भी कंट्रोल करता है। यह फाइलों और कंप्यूटर को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये टाइप्स हैं आप सभी को, ये आप सभी इसके टाइप्स को भी पढ़ सकते हो। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसे खुद से अच्छे से ट्राई करना, बाकी नोट्स के माध्यम से सब जान जाओगे, बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानने जरूरी हैं, ठीक है। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 को अब डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा है एमएस ऑफिस, ओपन ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस के नाम से है, ठीक है। ऑफिस टूल्स के नाम से हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। अब क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो आप समझ लो कि एमएस वर्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एमएस वर्ड की बात हो रही है। क्लियर बात। तो आप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट बनाने की क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले हमारा स्टेप ये है कि हम अपने प्रोग्राम को ओपन करेंगे, ठीक है। और फाइल टैब पे क्लिक करके आप व्यूज़ पे जाएंगे जहाँ पे सारा कुछ पे दिखेगा, ठीक है। और न्यू पे क्लिक करके आप मेन आप उसमें आ जाएंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। अब ये चीज़ ऐसे बताना, और अगर आपने एम एस वर्ड ओपन करा होगा तो डेफिनेटली बहुत अंतर है। और एम एस वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह आप वीडियो देख लोगे तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर हम डॉक्यूमेंट बात करें एम एस वर्ड में बनाने के लिए, तो फाइल पर क्लिक करेंगे आप और न्यू का चयन करके ब्लैक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें। आप विभिन्न टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो एम एस वर्ड में फाइल सेव करेंगे, एक्सटेंशन आपका जो होगा वो डीओसी के नाम से होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्प्रेडशीट। जैसा कि मैंने बताया, स्प्रेडशीट हो आपका या आपका सीट के नाम से आएगा, तो समझो कि मोटा मोटी इस किसके बारे में बात हो रही है, एम एस एक्सेल के बारे में बात हो रही है। किसके, एम एस एक्सेल, ठीक है। स्प्रेडशीट एक अलग सा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, लेकिन बात किसकी हो रही है, समझ लो कि एम एस एक्सेल की बात हो रही है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डाटा को सिलेक्टेड वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये किसके लिए होता है, एक्चुअल में ये इंडस्ट्री के लिए यूज होता है अधिक से अधिक, ठीक है। अधिक से अधिक इंडस्ट्री या आपके कॉलेज का सारा रोल नंबर वगैरह का डेटा वगैरह डालने के लिए किसके यूज किया था, हमारा एम एस वर्ड। उस डाटा के ऊपर आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तथा एक ग्राफ के रूप में इसे डिस्प्ले भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में रोज और कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है। और स्प्रेडशीट रो तथा कॉलम का एक समूह होता है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे तो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेल, ठीक है। जैसे मान लो ये रो है, ठीक है, और मतलब ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। तो ये जो आप सभी का होता है, ठीक है, एक सेल होता है, यानी एक
बॉक्स होता है जिसमें हम कोई सा भी डाटा यूज करते हैं। जो स्प्रेडशीट में डाटा का स्टोरेज यूनिट होता है जिसमें डाटा हम रखते हैं। और भी बात करते हैं एम एस एक्सेल के बारे में। एम एस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो विभिन्न डेटा को कैलकुलेट तथा चार्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में सेलों की नंबरिंग की जाती है, रो को नंबर से तथा कॉलम को अल्फ़ाबेट से आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा 1 2 3 4 दिखता है और यहाँ पे 1 सेकेंड थर्ड, ठीक है, ऐसे करके फोर्थ करके ये रहता है, ठीक है, इस तरीके से आपका रहता है। स्प्रेडशीट कैलकुलेशन टूल के रूप में जाना जाता है, यानी आप कैलकुलेशन के लिए डेफिनेटली यूज करते हैं, ठीक है। सेल स्प्रेडशीट का वह स्टोरेज स्पेस है जिसमें टेक्स्ट, नंबर या फॉर्मूले को क्या करते हैं हम स्टोर करते हैं। अगर एम एस एक्सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इस स्प्रेडशीट में सेल्स जो होते हैं, ठीक है, सेल्स होते हैं जो रो और कॉलम में अरेंज्ड होते हैं। इसी सेल्स में आप डेटा को क्या करते हैं, इंटर करते हैं। प्रत्येक स्प्रेडशीट में 65,536 रो एवं 256 कॉलम होते हैं। रो 1 से लेकर के 65,536 तक नंबर्ड होते हैं, जबकि कॉलम ए से जेड, फिर ए जेड, बी ए, इसी तरह, ठीक है, के नंबर्ड होते हैं। सीट की नंबरिंग 1 से 255 तक होती है। स्प्रेडशीट में हर सेल का एक सेल एड्रेस होता है जो सेल का लोकेशन बताता है। अगर आप उस सेल एड्रेस को डालोगे तो वो एक्यूरेट लोकेशन पता चल जाएगा। इतने बड़े नंबर में से एक जगह ढूंढना हो तो उसके लिए आपका एक परफेक्ट लोकेशन पता करना आपके लिए सेल एड्रेस का यूज करना है। सेल एड्रेस रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे कि आप देखोगे तो आप एग्जाम्पल के तौर पे C4G25, ठीक है। तो रो और कॉलम का हमने क्या किया यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हुए कि ये आपका C4G25, यानी ये आपका जो हॉरिजॉन्टली होता है यहाँ पे G पे है और यहाँ पे कितने पे है, ये 25 पे है। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये सिर्फ MS पॉइंट को डिनोट करता है, ठीक है। किसको, ये MS पॉइंट के बारे में बताएगा। प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन वर्ड से ही क्लियर है, किसी चीज़ को हम बहुत अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से, स्पष्ट तरीके से, एकदम अच्छे से प्रदर्शित करने के लिए हम प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी जानकारी, विचार या प्रोजेक्ट को एक दूसरे के सामने स्पष्ट एवं आकर्षक तरीके से, मेन इसमें आकर्षक ही है कि आपको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाना है। अक्सर यह स्लाइड्स के माध्यम से दिखाया जाता है, जैसे कि गूगल स्लाइड्स या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। अगर हम प्रेजेंटेशन की इम्पोर्टेंस की बात करें, किसी भी टॉपिक को प्रभावशाली तरीके से समझने के लिए हम प्रेजेंटेशन यूज करते हैं। आइडिया या प्लान को प्रस्तुत करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को विजुअल तरीके से समझाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। अब एलिमेंट्स क्या क्या हैं प्रेजेंटेशन के, ठीक है। टॉपिक का नाम, तारीख, टॉपिक का छोटा सा एक डेफिनेशन, ठीक है। मेन पॉइंट को छोटे छोटे पॉइंट के अंदर स्लाइड में हम प्रस्तुत करते हैं। अच्छी तरीके से समझाने के लिए विजुअल्स एलिमेंट, आखिरी स्लाइड में समरी या थैंक यू लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एलिमेंट यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है प्रेजेंटेशन, तो स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्ट्स का प्रेजेंटेशन देना, ऑफिस मीटिंग्स के लिए, बिजनेस आइडिया के लिए, सेमिनार के लिए, इन सब के लिए हम प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। ये MS पावर पॉइंट के बारे में ही मैंने अभी तक डिस्कस किया, ठीक है। तो इसको आप नोट्स के माध्यम से खुद से ही अच्छे से ट्राई कर सकते हैं, बहुत आराम से मैंने बता रखा है। तो अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आप डाउनलोड कर लो। क्यों डाउनलोड करने के लिए कह रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि यहीं पे आपको 49 रुपीज़ में मिल जाएंगे ऑल नोट्स। ये IT सिस्टम के नहीं, सभी ऑल नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके लिए हमें एग्ज़ाम कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका कूपन कोड है, ठीक है। इसको आप अगर अप्लाई करोगे तो आपका ये कितने में हो जाएगा, मात्र 49 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे हमारे ज्ञान विद सचिन ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं गूगल सूट के बारे में, ठीक है। गूगल सूट को हिंदी में गूगल सेवाओं का समूह भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब गूगल सेवाओं का समूह का मतलब है, आपने गूगल ड्राइव के बारे में सुना होगा, गूगल फोटोज़ के बारे में सुना होगा, तो ये एक गूगल सूट है, ठीक है। यह गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रोडक्ट्स या सेवाओं का क्या है, स्टोरेज। जैसे गूगल ड्राइव में हर एक चीज़ सेव करते हो, गूगल फोटोज़ में भी रखते हो, जो पर्सनल या बिजनेस पर्पज से उपयोग किया जाता है। गूगल सूट के अंदर कई टूल्स, गूगल ड्राइव है, गूगल डॉक्स है, गूगल सीट्स है, ठीक है, इन सब का यूज़ करते हैं। जैसे गूगल ड्राइव है, यह एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है,
जो गूगल द्वारा दी जाती है, इसमें आप आसानी से फाइलें, फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और कहीं एक्सेस कर सकते हैं। यह गूगल ड्राइव के कुछ उपयोग हैं, जैसे कि फ़ाइल स्टोर करना, शेयर करना, कहीं पर एक्सेस करना, पीडीएफ को ओपन करना, डॉक्यूमेंट बनाना, ऑटोमेटिक सेविंग करना। ठीक है, इन फाइलों को आप आवश्यकता पड़ने पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीमेल अकाउंट का होना आवश्यक है। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो 15 जीबी तक क्या करता है, फ्री स्टोरेज है। उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। आप लोगों को ये भी पता है, बहुत आसानी से इसके बारे में बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, इस फाइल्स को कहीं पर भी आप किसी भी समय अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं, बस इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। गूगल ड्राइव को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव पे अपने ईमेल को क्या करना है, लॉगिन करना है और आप अपने जो भी चाहें उस पर एक्टिविटी कर सकते हैं। आइए गूगल डॉक्स को समझते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट एक वेब बेस्ड वर्ड एडिटर प्रोग्राम है जिसे गूगल द्वारा संचालित किया गया है और डेवलप किया गया है। गूगल डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और एक आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए। अगर हम बात करें गूगल को डॉक्यूमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसको ऐप्स को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और फिर यहाँ पे अपने न्यू डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करें और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएं। ठीक है, आप डिफरेंट टेम्पलेट यूज करें, टूल बार बहुत सारे हैं, तो ये तो प्रैक्टिस करने की चीज़ है फिलहाल। तो ये आपका हो गया गूगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। गूगल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये भी MS पॉइंट का एक कह सकते हैं कि मिलता जुलता आप सभी के लिए है कि ये गूगल स्लाइड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ही एक ऑप्शन है। इन स्लाइड्स के अंदर हम प्रेजेंटेशन बना करके, ठीक है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, चार्ट आदि जोड़ सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ जीमेल अकाउंट चाहिए। ठीक है, और मोबाइल, लैपटॉप आदि किसी भी डिवाइस से चला सकते हैं। प्रेजेंटेशन को दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर के काम भी कर सकते हैं। मतलब इसका खासियत है कि आप भी करो और मैं भी करूँ, दोनों चीज़ काम एक साथ हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फाइल ऑटोमेटिक सेव होती रहती है। इसमें पहले से बने टेम्पलेट्स भी मिलते हैं जिनका आप इस्तेमाल करके इसको प्रोफेशनल बना सकते हैं और प्रेजेंटेशन बनाई हुई फाइल को PDF या PPT फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल स्लाइड्स पर जाकर के क्या करें, अपने जीमेल अकाउंट साइन करें, ब्लैंक टेम्पलेट चुनें, फाइल को बनाने के बाद सेव करें। आइए गूगल शीट, जैसा कि मैंने अभी एक्सेल के बारे में बात करा, ठीक है, तो ये गूगल एक्सेल की MS एक्सेल की तरह ये गूगल शीट्स। ठीक है, गूगल शीट वेब आधारित गूगल डॉक्यूमेंट सूट का एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो यूजर को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह कार्य करने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसकी तरह ही क्या करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप शीट के माध्यम से बहुत कुछ आप कर सकते हो। चाहे क्लाउड बेस्ड होता है, ठीक है, जिसे आप ब्राउज़र या ऐप से भी किसी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह आप MS एक्सेल पे कार्य करते हैं उसी तरह गूगल शीट पर भी काम किया जाता है। गूगल शीट को हम गूगल स्प्रेडशीट भी कहते हैं और एक मुफ्त टूल है। ठीक है, यह गूगल वर्क स्पेस का हिस्सा है जिसमें आप डेटा को टेबल में व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को आप टेबल में व्यवस्थित कर सकते हैं और MS एक्सेल की तरह इसे आप जोड़ भी सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं, फॉर्मूले यूज कर सकते हैं और विजुअल्स के लिए आप चार्ट और ग्राफ को भी जोड़ सकते हो। तो ये हमारा लगभग पोर्शन मैंने कवर कर लिया। किसका चैप्टर नंबर कौन सा था, ये अपना चैप्टर नंबर 3 रहा होगा, मुझे आशा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है। अब चलिए चैप्टर नंबर 4 की तरफ लेकर चलते हैं आप लोगों को। तो चलिए हम अपने चौथे नंबर चैप्टर की शुरुआत करेंगे, फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट। देखिए फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट जो हमारा है उसमें हम जैसा कि शुरुआत में आप लोगों को बोल चुके हैं कि वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो चीज़ें हमारे कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत से जानकारी लेते हैं। कोई सा भी संचार माध्यम का मतलब क्या है कि हम कोई सा भी एक सिस्टम जिसके माध्यम से हम कोई सा भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं किसी अनदर सिस्टम पे, जैसे हम आपको ईमेल कर रहे हैं तो एक संचार माध्यम है, आपको हम मैसेज कर रहे हैं एक संचार माध्यम है। ठीक है, तो किसी संचार माध्यम से जुड़े दो या दो से अधिक कंप्यूटर का कनेक्शन ही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। यानी एक कंप्यूटर आपका यहाँ पे जहाँ से आप वीडियो देख रहे हो और एक कंप्यूटर जहाँ से हम आप सभी से वीडियो बना करके शूट करके डाल रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर को वायरलेस या वायर दोनों से जोड़ा जा सकता है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एनालॉग तथा डिजिटल विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी ये सोर्स वगैरह के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि चैप्टर आपका इंटरनेट है तो इंटरनेट के बारे में बताना ज़रूरी है। इंटरनेट जो है आज के समय का सबसे कंपलसरी कह सकते हैं कि साधन है।
ठीक है, बिना इंटरनेट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क के आपसी सहयोग से बनाया गया एक नेटवर्क है। इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं होता। जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्शन करता है वो इंटरनेट का भाग हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट वो सिस्टम नहीं है कि सिर्फ आपका ही है या मेरा है। इंटरनेट उस कंप्यूटर को कनेक्ट किया तो वो फटाक से कनेक्ट हो गया, इस कंप्यूटर को कनेक्ट किया तो इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो वह इंटरनेट का एक भाग हो जाता है। इंटरनेट के बारे में समझ में आया। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट लोगों का एक समुदाय है जो नेटवर्क को बनाते हैं, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से ही हर एक चीज़ की कनेक्टिविटी पॉसिबल है। आप व्हाट्सअप वगैरह यूज कर रहे हो, ठीक है। इंटरनेट क्या है? सूचनाओं का भंडार है। इंटरनेट की मदद से ही आप कुछ भी जानकारी चाहिए, आप टाइप कर रहे हो गूगल पे, आपको वो चीज़ आराम से अवेलेबल हो जा रही है। इंटरनेट से जुड़े नेटवर्क इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल ज़रूरी है आप सभी के लिए, उसका भी कुछ रूल रेगुलेशन है। तो फिलहाल इतना ही जानिए कि इंटरनेट से जुड़े जितने भी नेटवर्क हैं वो इंटरनेट के प्रोटोकॉल को समझते हैं। इंटरनेट के बारे में हम यूज समझ लेते हैं इसका। यूजर किसी दूसरे कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर पर चला सकता है। मतलब कहने का ये मतलब है, हॉटस्पॉट याद समझ लो आप लोग। इंटरनेट के आपके मोबाइल में चल रहा है, हम क्या करेंगे, हॉटस्पॉट कनेक्ट कर ले रहे हैं और अपने फ़ोन में भी चला रहे हैं। तो इसका एक नहीं कई सारे एग्जांपल आप यूज कर सकते हो कि यूजर किसी दूसरे कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर पे चला सकता है। सर्च इंजन के रूप में हमें यूज करते हैं इंटरनेट को, यानी गूगल। फाइल ट्रांसफ़र के रूप में, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफ़र करने का मतलब व्हाट्सअप से आप कोई फ़ोटो भेज रहे हो या PDF भेज रहे हो। ग्रुप डिस्कशन, यानी आप गूगल मीट पे, गूगल क्लासरूम वगैरह पे आप डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है। तो इन सब के बारे में मुझे लगता है कि आपको ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, ऐप पे जाइए और ऐप पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट नोट्स वो भी आपको 99 रुपीज़ में रहता है, ठीक है। और एग्ज़ाम कूपन कोड अप्लाई करोगे आप, ठीक है, तो आप सभी का ये नोट्स मात्र 49 रुपीज़ में हो जाएगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में हर बार बता रहा हूँ, ठीक है। आइए, अब इसलिए नोट्स को ज़रूरी है, जैसे अब ये कंप्यूटर वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। अब राउटर वगैरह है, स्विच है, इन सब के बारे में बस आप ओवरव्यू ले लोगे। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, बस कंटेंट वही मैं आपको 49 में सभी, वो भी मैकेनिक्स वगैरह के प्रॉपर नोट्स हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ठीक है। इस प्रकार जुड़ने से ये आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक अगर कंप्यूटर जुड़े हैं और वो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो हम उस कंप्यूटर को कितने तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, वो 3 तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसको हम कहते हैं लैन। क्या कहते हैं? लैन, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क, जो स्थानीय इलाकों जैसे घर, कार्यालय यानी ऑफिस या आपके बिल्डिंग्स में, ठीक है, उन सब को कवर करता है। इसकी स्पीड 10 MB से 1 GB तक होती है। लैन का उपयोग कंप्यूटर्स के बीच में प्रिंटर, हार्ड डिस्क, स्कैनर आदि शेयर करने के लिए भी ये किया जाता है। एग्जाम्पल इसका है ईथरनेट। क्या है एग्जाम्पल? ईथरनेट। लोकल एरिया नेटवर्क आपको समझ में आ गया। डाटा ट्रांसफ़र स्पीड जो है इसकी अधिक होती है। डाटा इसका सेफ भी रहता है। डाटा को व्यवस्थित करना भी आसान होता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क समझ में आ गया। आप इसका डायग्राम बना सकते हो इस तरीके से। अगला है मेट्रोपोलिशियन, ठीक है, एरिया नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं मैन। क्या कहते हैं इसे हम? मैन, मेट्रोपोलिशन नेटवर्क, ठीक है। यह एक ऐसा हाई स्पीड नेटवर्क है। हाई स्पीड कैसा है? हाई स्पीड नेटवर्क है जो डाटा को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या इससे अधिक गति से डाटा को, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकता है और 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। मतलब 200 मेगाबाइट पर सेकंड। अब मेगाबाइट अगर आप जानना चाहते हो तो आप गूगल पे सिंपली टाइप करो मेगाबाइट चेंज इनटू MB, ठीक है। यानी मेगाबाइट को ही MB कहते हैं। मैं गीगाबाइट समझ गया, दिमाग में मेरे कन्फ्यूजन हो गया, बट कोई बात नहीं। मतलब ये 200 MB पर सेकंड से यूज हो रहा है, ठीक है। यह लैन तथा वैन से क्रमशः बहुत बड़ा तथा छोटा होता है, ठीक है। मतलब लैन से क्या होता है? बहुत ज़्यादा बड़ा, और वैन से
थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से भी जोड़ा जा सकता है। इसके अंतर्गत दो लैन जुड़े होते हैं, एक राउटर स्विच और हब्स को मिलाकर के मैन का हम निर्माण करते हैं। इसकी स्पीड 10 MB से लेकर के 100 MB तक होगी, ठीक है। अगला है हमारा, इसमें इसका मैन का एग्जांपल है सिटी केबल, ठीक है, जो कि आप जियो फाइबर वगैरह देख रहे हो, ठीक है, यही सब है। स्पेसिफिकेशन बड़े नेटवर्क के लिए सुविधाजनक है, 75 किलोमीटर तक फैला रहता है, राउटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। जब दो प्रदेशों अथवा देशों के बीच संपर्क बनाना हो तो यह नेटवर्किंग वैन कहलाती है। सामान्यतः मोबाइल व लैंडलाइन के लिए यूज किया जाता है। इंटरनेट हो गया, LTE, बैंक एटसेट्रा। अब सर्च इंजन वगैरह के बारे में, इन सब के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट समझ में आती है, जो मेरे प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने हाईलाइट कर ही रखा है और उन्हीं सब के बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है। आइए तो समझते हैं ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर क्या है? ब्राउजर शब्द का मतलब होता है लुक फॉर सर्च। क्या? लुक फॉर सर्च, अर्थात जब हम किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए विभिन्न वेबसाइट या वेब सर्वर को जाकर के देखते हैं तो यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? ब्राउजिंग। ब्राउजिंग क्या है कि हम कोई सी भी जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम बहुत सारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, इसी को हम कहते हैं और ब्राउजिंग, ठीक है। अगला इसमें और क्या है? तथा यह कार्य कुछ विशेष प्रोग्राम द्वारा किया जाता है, उन्हें वेब ब्राउज़र कहते हैं। और जो हम कार्य कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम के माध्यम से तो वो हमारा वेब ब्राउज़र कहलाता है। वेब ब्राउज़र HTTP का प्रयोग करके वेबसाइट और वेब पेज को, ठीक है, पढ़ने के योग्य बनाता है। सामान्य जो वेब ब्राउज़र हैं वो निम्न है, जैसे कि गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम में जा कर के आप जो भी चीज़ें देखते हो, और ओपेरा मिनी जो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, मतलब शायद गूगल क्रोम ही है, और नेटस्केप नेविगेटर है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ये आपके हो गए, क्या हो गए? ये ब्राउज़र। जो आप सभी से पूछा जा सकता है वो IP एड्रेस पूछा जा सकता है। IP एड्रेस आप लोग देखे भी होंगे, सपोज आप जीकअप की काउंसलिंग कराने के बाद, ठीक है, जब आप उस प्रिंट आउट को लेते हैं तो नीचे आपका IP एड्रेस मेंटेन रहता है, ठीक है, कि आपने किस IP एड्रेस से ट्रांजैक्शन किया है। तो मतलब IP एड्रेस क्या बताता है कि प्रत्येक होस्ट, यानी आपने मान लो प्रिंट किया, आपने ट्रांजैक्शन किया, का एक यूनिक 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस होता है, जिसे हम IP एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक नेटवर्क नंबर, एक होस्ट नंबर, ठीक है। तो IP एड्रेस के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। IP एड्रेस फॉर्मेट में 8 बिट के ग्रुप को डॉट लगाकर अलग अलग करके कुल 32 बिट का IP एड्रेस बनाया जाता है, ठीक है। तो IP एड्रेस फॉर्मेट में क्या करते हैं, 8 बिट के हम ग्रुप को डॉट लगा कर करके क्या करते हैं, कुल 32 बिट का IP एड्रेस बनाते हैं, ठीक है। यह डेसीबिट फॉर्मेट में प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक बिट का एक बाइनरी डिजिट होता है, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अतः किसी 8 बिट के ग्रुप का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम क्या हो सकता है, 255 हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी 8 बिट के ग्रुप का जो न्यूनतम मान है वो 0 से होगा और अधिकतम 255, और डॉफ्ड डेसिमल नोटेशन भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझा भी दोगे, ठीक है, तो आपका अच्छा नंबर मिल जाएगा। अब IP एड्रेस में ही आपका मैक एड्रेस है, बट इसे आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं करेंगे। DNS है, ब्रिज वगैरह है, वाईफाई टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है, और ईमेल है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप डेफिनेटली, जैसे कि वाईफाई के बारे में बहुत ईजी सा है, ठीक है, ब्रिज के बारे में समझना, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम, जैसे कि आप डोमेन नेम सिस्टम भी पूछा जा सकता है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के सम्मुख। डोमेन नेम सिस्टम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे इंडिया का डोमेन है .in, gcup.nic.in, ठीक है, gcup.nic.in, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो आपके वेबसाइट्स होते हैं उनका रहता है, ठीक है। तो मतलब ये डोमेन नेम क्या बताता है, डोमेन नेम सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है जो डोमेन के नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करने में उपयोग होता है, ठीक है। डोमेन के नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करता है। हमारा कंप्यूटर DNS क्लाइंट है जो DNS सर्वर को एक्सेस करता है और वहाँ से प्राप्त IP एड्रेस प्राप्त करता है, ठीक है। तो जो भी IP एड्रेस हमारा प्राप्त करता है वो क्या क्या है सिस्टम, ठीक है, कि जो डोमेन नेम सिस्टम है
वो आपके आईपी एड्रेस, जो भी डोमेन का नेम है उससे हमें आईपी एड्रेस आपका, ठीक है, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का जो है वो यूज होता है। इंटरनेट में 200 से अधिक टॉप लेवल डोमेन उपलब्ध हैं। गवर्नमेंट के लिए ये है, डॉट नेट के लिए ये है, ORG है, नॉन प्रॉफिट साइट्स इंडिया में जितनी भी चल रही हैं डॉट इन है। डीएनएस के फ़ायदे, डीएनएस के क्या क्या फ़ायदे हैं डोमेन नेम सिस्टम के। डीएनएस इंटरनेट की डायरेक्टरी के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, पहला ये फ़ायदा है। डीएनएस जो है टेक्स्ट यूआरएल को उसके आईपी एड्रेस से मैप करता है, मतलब उससे आपका आईपी एड्रेस का कहानी पता चल जाएगा। डीएनएस की मदद से यूजर को लंबी संख्याओं की जगह आसानी से याद करने वाले नामों का इस्तेमाल करने के नाम पर वेब पर नेविगेट करने में भी मदद मिलती है। तो ये आपके इंटरनेट चैप्टर का जो एक छोटा सा सार था, मैंने आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करी। बाकी अब चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने लास्ट चैप्टर को कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जो कि आपको फ्री का 5 नंबर मिलेगा। यहाँ से फ्री का 5 नंबर इस चैप्टर से मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में बात करना है, यानी जो भी आप डिवाइसेस यूज कर रहे हो, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक आएगा सिक्योरिटी को डिस्क्राइब करना। तो सिक्योरिटी एक्चुअल में है क्या? देखिए यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसे हम साइबर सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं या इसे हम आईटी सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि डाटा को अनधिकृत पहुंच, यानी एक ऐसे जगह पर जहां पर उसका गलत उपयोग किया जा सकता है, वहां पे उसको पहुंचने से रोकना, उसका उपयोग करने से रोकना, उसका फेस वैल्यू यानी आपको उसका दिखावा, मतलब वो चीज़ ना पता चले, किसी को वो चीज़ ना दिखे, और किसी भी प्रकार की व्यवधान और कोई सा भी संशोधन या विनाश का मतलब डाटा को ख़त्म करना, उससे बचाने का मतलब है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मतलब कहें तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हम जो डाटा यूज कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, उसका गलत उपयोग ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन ना हो सके। यानी अगर मेरे से डाटा निकल गया तो पता लगा कोई और चीज़ बना करके बेच रहा है, या किसी भी प्रकार का उसमें व्यवधान ना हो, ऐसा ना हो कि उसका मिस यूज हो, और ऐसा ना हो कि वो डाटा ही ख़त्म हो जाए। इन सब चीज़ों को बचाने के लिए ही हमारा क्या यूज हो रहा है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी। तो हम साइबर सिक्योरिटी से अपनी इन चीज़ों को कैसे यूज करते हैं? जैसा कि पता है कि इंडिया में साइबर क्राइम का भी एक सिस्टम चलता है, जहाँ पे आप किसी भी प्रकार की साइबर, अगर आपके साथ फ्रॉड वगैरह होती है तो उसकी केस वगैरह दर्ज कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने से क्या होगा कि आपका एक कंटेंट तैयार होगा अच्छा खासा, जिससे क्या होगा कि आप बहुत ही बेहतर प्रेजेंट कर पाएंगे अपने आप को, ठीक है। आइए, सूचना सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी का हम उपयोग क्यों करते हैं? साइबर सिक्योरिटी का उपयोग हम साइबर अपराध यानी साइबर क्राइम सहित कई तरह के खतरों से बचाने के लिए सूचना सुरक्षा यानी आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं सूचना सुरक्षा का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है। आइए, क्या क्या कारण हो सकते हैं उनको समझ लेते हैं। संवेदनशील यानी ऐसी सेंसिटिव जानकारी जो कि इंडिया के लिए हो सकता है कि बहुत ज़रूरी हो, वो कोई और देश ना जान पाए। ऐसी सेंसिटिव जानकारी जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, जिसे और कोई ना जान पाए। उन सब सेंसिटिव चीज़ों की क्या करना है? सिक्योरिटी करना है। पहला हमारा काम है साइबर सिक्योरिटी का। सूचना सुरक्षा संवेदनशील जानकारी को अनधिकृत व्यक्तियों यानी ऐसे लोग जो उस चीज़ का मिसयूज कर सकते हैं, उनको एक्सेस ना करने देना, वो आप सभी के लिए साइबर सिक्योरिटी का पहली प्रायोरिटी है। उसके सामने ना प्रकट होने का मतलब वो उसको ना पता चले, या उसमें कोई वो करेक्शन ना कर सके कि मतलब हमारी आईडी है उसमें कुछ ऐसा करेक्शन करके अपलोड कर रहे हो। जैसे मेरा यूट्यूब है, उसको हैक कर लिया और कोई और उसमें कोई भी कंटेंट डाल रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से ना हो, ठीक है। और इसमें व्यक्तिगत जानकारी और वित्तीय यानी फाइनेंशियल डेटा आदि भी शामिल हो सकता है। चलिए अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। और यूज है इसका जोखिम को कम करना।
जोखिम को कम करने का मतलब कोई हम चीज़ यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी हम बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का कोई वार हो रहा है, या इंडिया से डीलिंग हो रही है, अमेरिका की डीलिंग हो रही है, चाइना की डीलिंग हो रही है, तो उसमें कुछ ऐसे हमारे डेटाज हैं जिनको हैक करने की संभावना ज़्यादा है, यानी अगर वो डेटा लॉस हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जोखिम भर जाएगा। तो उन सब जोखिमों को क्या करना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की मदद से क्या करना है, कम करना है। सूचना सुरक्षा उपायों को लागू करके संगठन साइबर खतरों और अन्य सुरक्षा घटनाओं से जुड़े जोखिमों को कम कर सकते हैं। किसकी मदद से? हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी की मदद से। विनिमय का अनुपालन, ठीक है, कई इंडस्ट्री और अधिकार क्षेत्रों में संवेदनशील सेंसिटिव जानकारी की सुरक्षा को कंट्रोल करने के लिए एक विशिष्ट नियम दिए गए हैं। सूचना सुरक्षा यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन विनिमय, ठीक है, विनियमों को अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद करती है। तो अगर इसको थोड़ा सा और समझें तो कंपनी का जो रूल रेगुलेशन है, ठीक है, कंपनी का जो रूल रेगुलेशन है। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। जैसे इसमें लिखा है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब आपका एक फेस वैल्यू है, आपकी एक वैल्यू है, और आपकी वैल्यू का क्या हो रहा है यहाँ पे, साइबर सिक्योरिटी के तहत अगर हम बात करें तो अगर कोई भी उसका उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए हमारी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम बनी हुई है। जैसे कि फेस वैल्यू का मतलब ये है कि आपका कुछ भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डेटा है जो कि लॉस किया जा रहा है, ठीक है, या उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है आपकी फेस वैल्यू की मदद से, तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी है। सुरक्षा उल्लंघन किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रतिष्ठा को, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या कोई भी फेस वैल्यू आदमी भी हो सकता है, उसकी जो रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है वो काम करती है और उसकी जो भी सुरक्षा है उसको देखेगी, जिससे इस सब चीज़ों की देखभाल हो सके और सुरक्षा कम हो सके, ठीक है, मतलब सुरक्षा अधिक हो सके। अब सिक्योरिटी थ्रेट्स एक टॉपिक आता है इसमें, मतलब सिक्योरिटी के बारे में है, और मुझे लगता है छोटा सा एक ओवरव्यू दूंगा और आप समझ में आ जाएगा। सिक्योरिटी थ्रेट्स एक प्रकार का क्या होता है, रिस्क होता है जो कि किसी कंप्यूटर सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, और इसमें हमारा क्या होता है कि इससे हमारा सिस्टम का जो डेटा है वो चोरी हो सकता है, या फिर वायरस के अटैक से हमारे सिस्टम को नुकसान हो सकता है। ये है हमारा सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या है हमारे, जैसे कि स्टार्टिंग में बहुत सारे मॉलवेयर वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि नोट्स को लेकर के एक बार में भी अगर आप पढ़ लोगे, ठीक है, एक बार में भी अगर आप पढ़ लोगे इसको, तो आपका जैसे पीडीएफ टाइप का ऐसे घूम घूम के भी पढ़ लोगे ना तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप नोट्स को ले लीजिए, और अभी तो मैंने जैसा कि बताया भी रखा है कि ज्ञान भी सचिन ऐप पे आपको कभी को अवेलेबल है। मालवेयर होते हैं, यह एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है तथा यह डेटा को चुराने के लिए भी डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो ये मालवेयर है। मालवेयर के अंदर क्या क्या आता है, वायरसेस आते हैं, वर्म्स आते हैं, ट्रोजन आते हैं, हॉर्स आते हैं, रैंसमवेयर आते हैं, ठीक है। और इसको हम कैसे डिटेक्ट करें यानी पहचानें, और कैसे हम इसकी सुरक्षा करें, तो इसके लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने में, और हम अपने जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनको टाइम टाइम पे अपडेट करते रहें। डाउनलोड करते समय क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा सतर्क रहें और ऐसे सॉफ्टवेयर पे क्लिक ना करें या ऐसी वेबसाइट्स पे ना क्लिक करें जो हमको नहीं पता हो, और हमें जहाँ पर पता हो कि ये विश्वसनीय है उसी सोर्सेज से हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। अपने सिस्टम को, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि अपडेट करते रहें। नियमित रूप से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को अपडेट करें ताकि सुरक्षा कमजोरियों को ठीक किया जा सके। फिशिंग मामले, फिशिंग का मतलब यह होता है कि हम किसी भी चीज़ को धोखाधड़ी करें। जैसे कि हमारा चैनल है ज्ञान बे सचिन, इसके नाम का कोई और चैनल बना करके और मेरी डीपी वगैरह लगा करके वो फेस वैल्यूज़ को यूज करे, तो इसी तरीके से फिशिंग होता है। इसमें धोखे से आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराई जाती है, जिसमें हमलावर नकली ईमेल या वेबसाइट का उपयोग करते हैं। अगला है डिटेक्शन, ठीक है। ईमेल की जांच करें, क्लिक करने से पहले लिंक पर जो है होवर करें ताकि असली यूआरएल दिख सके, यानी आपको एक्चुअल यूआरएल दिख सके। जैसे आजकल विट्स कॉइन वगैरह चलता है तो उन सब पे क्लिक करना नहीं है आपको, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए हैक कर लेते हैं। प्रिवेंशन यानी सुरक्षा क्या क्या है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अब चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे मेल हो, चाहे हमारा यूट्यूब हो, सब पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, जो कि मुझे लगता है बहुत बेहतर है। स्वयं को भी जागरूक रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते रहो आप, और कोई से भी ऐसी संदिग्ध ईमेल है जिसकी आपको जांच कर देना चाहिए। दूसरा या तीसरा इसमें आता है डॉस,
एंड DDoS। एक होता है डिनाइल सर्विस ऑफ अटैक, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। क्या ये DDoS है? डिस्ट्रीब्यूटेड। एक तो हो गया डॉस यानी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब होता क्या है, जैसे कोई आपका एक सर्वर है, ठीक है, इसको हिंदी में आप समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लिख पाओगे। सर्वर है आपकी, इस पर 500 कैपेसिटी है कि आप एक टाइम में 500 लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आपसे जलने वाले लोग जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का यूज करेंगे, और उस समय के लिए मान लो 1000 लोगों को छोड़ दिया, ठीक है, और उस समय के लिए क्या होगी कि आपकी वेबसाइट है और जो भी आपका सॉफ्टवेयर है ये क्रैश कर जाएगा। क्रैश कर जाएगा तो आपकी विश्वसनीयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी आपके जो भी वेबसाइट वगैरह है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर, उस पर क्या करेगा, ट्रैफिक को बढ़ा दिया जाएगा। और DDoS हमले में कई सिस्टम टारगेट वेबसाइट पर अनुरोधों से बढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब है DDoS हमले में डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से, जैसे आप एक जगह से सर्विस अटैक कर रहे हैं तो क्या करना है, आपने ब्लॉक कर दिया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज से अटैक करेंगे तो आप ब्लॉक नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। डिटेक्शन कैसे है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का उपयोग करें। यहाँ ट्रैफिक को कई सर्वरों से डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। मतलब एक सर्वर आपका ख़राब हो जाए, जैसे आपने BTUP की साइट चेक करी या कहीं और पे देखा होगा, आपने UP बोर्ड का रिजल्ट वगैरह का भी चेक किया होगा, तो उसमें होता है कि कई सारे सर्वर यूज कर लिए जाते हैं। तो एक पे अगर दिक्कत हो रही थी, दूसरे से काम चलता रहे और आपका जो सर्विस अटैक है थोड़ा सा वो कम हो जाए। रेल लिमिटिंग, एक उपयोगकर्ता को एक निश्चित समय कितने अनुरोध करने की अनुमति, मतलब एक बार में एक, जैसे आपने सेट कर दिया कि कोई सा भी यूजर सिर्फ इस टाइम में 2 बार ही यूज कर सकता है, ठीक है, तो वहाँ से भी आपका डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कम हो जाएगा। और ट्रैफिक की निगरानी करें कि ट्रैफिक हमारा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसमें एक और आता है SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन क्या है कि एक हैकर्स के द्वारा क्या होता है, हमला किया जाता है किस पर, वेब फॉर्म में और URL के फॉर्म में, ठीक है। एक आपका SQL कोड बनाते हैं और आपके जो भी वेबसाइट के डेटाबेस हैं, ठीक है, ये इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो SQL इंजेक्शन जो है वो आपके वेब फॉर्म में एक हैकर का सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं SQL इंजेक्शन का, मतलब हम प्रिवेंशन और डिटेक्शन की बात करें तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का उपयोग करें। ये SQL कोड को उपयोगकर्ता इनपुट से अलग करते हैं, यानी हम ऐसा सिस्टम यूज करें कि जो भी आप SQL कोड बना रहे हो, ठीक है, वो आपके जो भी यूज़र हैं उनको पता चले कि ये SQL कोड है यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपका यूजर जान जाए कि नहीं ये तो गलत है, ठीक है। यूजर्स यूनिट की इनपुट की मान्यता करें, यानी सुनिश्चित करें कि उपयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी डेटा की जांच हो रही है। डेटाबेस अनुमतियों को सीमित करें, केवल उपयोगकर्ता को आवश्यक न्यूनतम अनुमति दें, यानी अगर यूजर ही है तो उसको ही आप एक सिस्टम दें, यूनिट अनुमति दें, वरना किसी को कुछ नहीं दें। ये 100% का क्वेश्चन है इंडियन साइबर लॉ, ठीक है, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनेगा 2025 के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो। इंडियन साइबर लॉ क्या है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, इंडियन साइबर लॉ की बात करें हम लोग तो साइबर लॉ को हम IT लॉ भी कहते हैं। यह कानून कंप्यूटर और इंटरनेट सहित सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में है। यह सॉफ्टवेयर सूचना सुरक्षा और ई-कॉमर्स डिजिटल सर्कुलेशन की देखरेख करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके ई-कॉमर्स में इंडिया में जितने भी डिजिटल सर्कुलेशन हो रहे हैं ई-कॉमर्स की तरफ से है, कोई सा भी सॉफ्टवेयर है, कोई सा भी टेक्निकल आपका जो है इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवाहित हो रहा है, तो उन सब का साइबर लॉ के अंदर क्या होता है, एक सिस्टम बना हुआ है और वहाँ से वो देख रेख होता है। भारत में सालाना कई साइबर अपराधों को देखता है, जिसमें से 44,000 से अधिक रिपोर्ट मामले दर्ज किए गए। भारत का कर्नाटक राज्य साइबर अपराध दरों के मामले में अग्रिम रूप से उभरता है, यानी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हो रहा है। एटिस्टेटा द्वारा 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेटा उल्लंघनों की औसत लगभग $2 मिलियन थी, ठीक है, यानी यहाँ पर डेटा का जो उल्लंघन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। भारत में साइबर कानून को प्रमुख 2 विधानों द्वारा प्रसारित किया गया है। एक तो इंडियन पीनल कोड एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्ट 2000, ठीक है, ये देख रहे हैं आप पीनल कोड, ठीक है, ये आपके वकीलों के लिए होता है। अगर आप PIL मैन ऑफ द इंडिया डालेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, ठीक है, PIL मैन ऑफ द इंडिया, ठीक है, PIL मैन ऑफ द इंडिया, ठीक है, तो हमारे अंकल जी हैं PIL मैन ऑफ द इंडिया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और PIL मैन ऑफ द इंडिया अश्विनी उपाध्याय हैं, आप सर्च भी करेंगे,
ठीक है। तो इंडियन पिनल कोड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, ठीक है। ये कानूनी ढांचे जो है साइबर क्राइम को संबोधित करने और साइबर स्पेस में डिजिटल संपत्तियों और व्यक्तियों के अधिकारों को रक्षा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। मतलब इंडियन पिनल कोड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या करता है कि हमारे जो भी फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं और किसी भी आदमी की रेपुटेशन वगैरह को अगर यूज कर रहा है कोई, तो उन सब की सुरक्षा के लिए हमारा ये बना हुआ है। दूसरा है हमारा भारतीय साइबर कानूनों द्वारा विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम को संबोधित किया जाता है, ठीक है, जिसमें मुख्य 2 पहलुओं शामिल है। एक हैकिंग सिस्टम, जिनमें हम क्या करते हैं कि विभिन्न तरीके से अपराध को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय साइबर कानून में बौद्धिक संपदा अधिकारों और गोपनीयता अधिकार जैसे डोमेन की एक व्यापक श्रृंखला शामिल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे फाइनेंशियल्स और बहुत सारे OTP सिस्टम्स हैं, गोपनीयता सिस्टम है और डोमेन हम बना के रखते हैं, ठीक है। और भारत में साइबर कानून में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रदान की गई सूची संपूर्ण नहीं है। इसी तरह की अवधारणाओं को वैश्विक स्तर पर अन्य उच्च न्यायालयों में भी संबोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब इसका एक कह सकते हैं कि सब लोगों को बताया भी जा सकता है कि नहीं ऐसा ज़रूरी है करना। तो लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर मैंने इस आपके 5वें चैप्टर को भी कवर कर दिया है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पूरा IT सिस्टम इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम का 1 शॉट वीडियो जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों का मैंने बताया है समझ में आया होगा। कैसी रही वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।